आपको मदद करेगा। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट सिस्टम एंड इंसिडेंट। हिस्ट्री सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पास्ट सिस्टम एंड इंसिडेंट। ओके, अब अगला है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द अप्रोच टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री? जो अप्रोच है पढ़ने का वो क्या है? हाँ, तो दो तरीके हैं, दे आर टू डिफरेंट, वन ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड इज मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में टाइनवी की विचारधारा आती है, TAYNBEE, टाइनवी। बेंथम आते हैं इसमें, एंड मार्क्स, थ्री थिंकर, टाइनवी, बेंथम एंड मार्क्स। मॉडर्न थॉट जो है वो स्पेंसर, HSPENCR, स्पेंसर एंड हटिंगटन, HANTINGATON, हटिंगटन, SPENCER, स्पेंसर। मार्क्स, BENTHAM, बेंथम, एंड टाइनवी, TAYNBEE, टाइनवी। Because history is the study of system, okay? Because history is the study of system. जो पास्ट के सिस्टम थे उसकी हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं। देन most of the historian identified that history have two part, historical system have two part, one is mental, इसका जो mental part है, and second is physical part। देखना पड़ेगा, one is mental and second is physical part। mental and physical part। mental part include creativity and rationality। creativity and rationality। mental part include creativity is called art and rationality is called science। Because culture, this is culture, okay? Mental part is called culture, and culture consists creativity and rationality। So mental part is called culture, and culture include creativity and rationality, okay? Creativity is art, and art include painting, wall painting, sculptures, etc. Okay? मंदिर कैसे बनते थे, भवन कैसे बनते थे, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड रेशनलिटी, दिस इज क्या क्या रिसर्च हुए, जी हाँ, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे, ओके। क्रिएटिविटी इज आर्ट, पेंटिंग है, ड्राइंग है, एक्सेट्रा, स्कल्पचर्स है, भवन वगैरह कैसे बनते थे, ठीक है। फिजिकल पार्ट इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। फिजिकल पार्ट में क्या शामिल होगा? इसी सिस्टम का पॉलिटिकल पार्ट, सोशल पार्ट एंड इकोनॉमिक पार्ट, ओके। तो स्कोप ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे आप? दिस इज द स्कोप ऑफ हिस्ट्री, दिस इज द अप्रोच ऑफ द हिस्ट्री। स्कोप में क्या क्या आएगा? मेंटल और फिजिकल पार्ट। मेंटल पार्ट इज creativity and rationality, creativity is art and rationality is science। so the scope of history, जो historical system है उसका जो स्कोप है वो क्या क्या पढ़ेगा, वो क्या क्या पढ़ेगा, तो क्या लिखोगे आप? आर्ट एंड, सॉरी, कल्चर एंड फिजिकल पार्ट, ओके। कल्चरल पार्ट एंड फिजिकल पार्ट, यानी किसी सिस्टम के कल्चरल और फिजिकल दो पार्ट हम पढ़ेंगे। आगे बढ़े, अब हम अप्रोच की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, चाहे मॉडर्न अप्रोच हो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच हो, एवरी historian is agree with the study of mental and physical part। The scope, the literally agree with the every historian that history consists two part, mental and physical, okay।
but approach is different because traditional approach told that history is science. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? हिस्ट्री क्या है? साइंस है. हिस्ट्री इज साइंस. और जब साइंस है तो अपने आप को रिपीट करेगा नहीं करेगा? साइंस के फार्मूले क्या होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं. ओके. H2O को आप मिलाओ सेम टेम्परेचर पर, सेम प्रेशर पर, तो क्या बनेगा? पानी बनेगा. ओके. जो साइंस के फार्मूले होते हैं वो रिपीट करते नहीं करते हैं? तो अगर हिस्ट्री साइंस है तो रिपीट करेगा नहीं करेगा? अपने आप को करेगा ना. इस सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? साइंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? साइंस का रिजल्ट सर्टेन होता नहीं होता है, फिक्स रहेगा, यही होगा. तो अगर हिस्ट्री को हम साइंस मान लें तो क्या होगा? फिर रिपीट हो जाएगा. नहीं, अभी आप रुक जाइए. ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ठीक है. टैनबी कहता है, अकॉर्डिंग टू टैनबी कहता है हिस्ट्री इज ए साइंस. हिस्ट्री इज ए साइंस and repeat itself. Repeat itself time to time. समय समय पर इतिहास क्या करता है? अपने आप को रिपीट करता है. ठीक है. हम बेंथम की बात करते हैं. बेंथम का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी गिवन बाय बेंथम. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी गिवन बाय बेंथम. बेंथम क्या कहता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ओनली important incident and person of the system. वो कहता है, इसका प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सिस्टम में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है. सिस्टम में कुछ ही घटनाएं और कुछ ही व्यक्ति, कुछ ही चीज, ओनली सर्टेन पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सर्टेन इंसिडेंट एंड सर्टेन पर्सन इज इंपॉर्टेंट. देखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू बेंथम, history is a broad system but study consists by history is a broad system but history consists only important person, incident, important incident and things. इंपॉर्टेंट पर्सन, इंसिडेंट एंड थिंग्स, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं. अच्छा, आप किसी भी सिस्टम को उठा के देखते हो तो क्या हर आदमी का नाम आता है क्या? कोई बहुत बड़ा साहित्यकार हो, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकल गया हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण राजा हो. कई बार तो इतिहास पढ़ते समय आप किसी डायनेस्टी को अगर आप पढ़ते हैं तो कुछ राजाओं का नाम भी छोड़ दिया जाता है. छोड़ जाते नहीं जाता है, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है. तो बेंथम का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी. मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल. ये वर्ग संघर्ष का परिणाम है. हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ, सिस्टम की बात कर रहे हैं. एवरी थिंकर टोल्ड अबाउट द सिस्टम. हिस्ट्री इज रिजल्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल. ये क्या कहता है? व्हेन एंटी सिस्टम फोर्स बिकम इफेक्टिव देन सिस्टम शुड बी चेंज. यानी दो तरह के पावर काम करते हैं, प्रो सिस्टम एंड एंटी सिस्टम. समझ आ गई? प्रो सिस्टम एंड एंटी सिस्टम, और दोनों में स्ट्रगल चलता है. अगर प्रो सिस्टम मजबूत है तो सिस्टम क्या होगा? बना रहेगा. और अगर एंटी सिस्टम मजबूत हो गया तो क्या होगा? सिस्टम चेंज हो जाएगा. मोदी जी की सरकार 11 साल से है क्योंकि प्रो सिस्टम मजबूत है एंटी सिस्टम की तुलना में. और अगर एंटी सिस्टम मजबूत हो गया 2029 में तो क्या होगा? फिर
सिस्टम। तो ये बात समझ आ गई। हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड टू फोर्सेज वर्क, प्रो सिस्टम एंड एंटी सिस्टम, प्रो सिस्टम एंड एंटी सिस्टम, एंड सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। ओके, कोई समस्या तो नहीं समझने में? आगे बढ़े। अब मॉडर्न थ्योरी जब आते हैं तो मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है? मॉडर्न थ्योरी के दो पार्ट हैं। बेसिकली मॉडर्न थ्योरी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया। कब आया? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें पहला थ्योरी 1945 में आया जिसको बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवाद। बिहेवियरल अप्रोच गिवन बाय स्पेंसर। मॉडर्न थ्योरी कंसिस्ट बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर, इसके दो पार्ट हैं, बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर। बिहेवियर थ्योरी 1945 में आया और ये 1992 तक बना रहा। कब तक रहा ये? प्रपोज्ड बाय स्पेंसर, SPENCER, स्पेंसर। इसने क्या कहा? हिस्ट्री इज आर्ट। क्या बोला इसने? हिस्ट्री इज आर्ट। हिस्ट्री इज आर्ट लिखना पड़ेगा। हिस्ट्री इज आर्ट every system create and work according to situational demand। कोई भी जो सिस्टम बनता है वो काम करता है, वो कैसे करता है? जो परिस्थितियां मांग करती हैं। नहीं समझे आप? तो कल क्या घटना घटी थी उसका आज कैसे कोई संबंध? और यही थ्योरी इसको कहा जाता है द एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। दिस थ्योरी इज आल्सो नेम्ड द एंड ऑफ हिस्ट्री। इस थ्योरी का नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अंत क्यों बोलता है ये कहता है पास्ट की जो घटनाएं हैं उसका प्रेजेंट से कोई मतलब। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां, तो इतिहास अपने आप को रिपीट करेगा क्या? इट इज टोटली अगेंस्ट टू ट्रेडिशनल अप्रोच बिकॉज दे टोल्ड दैट हिस्ट्री बिकम एंड। इतिहास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग तो क्या कहते हैं इतिहास इसलिए पढ़ो क्योंकि इतिहास पढ़ोगे तो घटनाएं रिपीट होती हैं, सिस्टम रिपीट होता है। तो अगर पास्ट के सिस्टम समझोगे तो प्रेजेंट को भी समझ पाओगे। लेकिन इसने क्या कहा इतिहास का? तो दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। बट बोथ थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी एंड ट्रेडिशनल थ्योरी criticized by James Huntington 1992 and given new concept about the history post behavioral theory। ये आज यही चल रहा है, ठीक है? पोस्ट बिहेवियर थ्योरी 1992 बाय जेम्स हंटिंगटन। हंटिंगटन इसने दो बातें बोली, दोनों चीजें समझ लीजिए। इसने ये कहा कि हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। हिस्ट्री इज सोशल साइंस। ना तो ये पूरी तरह साइंस है और ना ही पूरी तरह आर्ट है। देखो जब आपने रैशनैलिटी को भी इंक्लूड किया है और क्रिएटिविटी को इंक्लूड किया है तो क्या ये साइंस बनेगा क्या पूरी तरह से? आपके जो इमोशंस हैं वो साइंस होते हैं क्या? इमोशन साइंस नहीं होते हैं। इमोशन को साइकोलॉजी कहते हैं। साइंस जो होता है वो रेशनल होता है। 2+2=4 साइंस में होता है, लेकिन साइकोलॉजी में 2+2=6 भी हो सकता है। नहीं समझे आप? तो सिस्टम आप दो तरह से पढ़ते हैं ना, एक तो सोशल सिस्टम, एक साइंटिफिक सिस्टम। साइंटिफिक सिस्टम में क्या होता है 1+1=1+1=2 होता है। लेकिन जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो 1+1=2 नहीं होता है। 1+1=2 लेसर देन सिस्टम। एक और एक क्या है फैक्चुअल चीज़ है और उसमें इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो सिस्टम कहीं जो दिखता है उससे ज़्यादा बड़ा होता है। ये चीज़ पढ़ा ना आपने? तो सिस्टम कहीं जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो यही बात ये कह रहा है। ये कह रहा है हिस्ट्री क्या है? सोशल सिस्टम है। क्या है? ये विज्ञान नहीं है।
ही पूरी तरह से आर्ट है, ना ही पूरी तरह से विज्ञान है। इतिहास में इतिहास की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उसमें हम एक बेहतर डिसीजन, ज़्यादा रेशनल डिसीजन, ज़्यादा बिहेवियर डिसीजन तब ले सकते हैं जब हमें पास्ट के सिस्टम की जानकारी होगी। नोटबंदी मोहम्मद तुगलक ने भी लागू किया था, जीएसटी मोहम्मद तुगलक ने भी लगाया था दुआब पर, राजधानी परिवर्तन करने का काम मोहम्मद तुगलक ने किया था, ठीक है। और दिखावे का युद्ध मोहम्मद तुगलक ने भी किया था। मोहम्मद तुगलक ने पता क्या किया था? जब मोहम्मद तुगलक को सिंध पर हमला करना था तो सिंध के राजा को, सिंध के शासक को उसने घूस दे दिया कि तुम ये कह देना कि मोहम्मद तुगलक जीत गया। और जो कि सच्चाई में क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने हमला ही नहीं किया। तो कहीं पाकिस्तान पर किया गया हमला, कहीं ऐसा तो नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट अबाउट दिस प्रेजेंट रूलर बिलोंग टू मोहम्मद तुगलक। मैं वही बता रहा हूँ, मोहम्मद तुगलक ने अपनी लाइफ में कई सारे डिसीजन लिए थे, इस पर चर्चा की जाती है कि बहुत मूर्ख आदमी था। जब इतिहास इनकी स्टडी करेगा तो इनके बारे में भी कुछ तो बोलेगा। यार हमें कुछ नहीं बोलना है इसमें। तो हटिंगटन क्या कहता है, समझ में आ गई बात? तो आज हमारा क्या अप्रोच चल रहा है? पहली बात इसने ये कहा, दूसरी बात इसने एक चीज़ और कहा, इसने कहा सोशल साइंस है। सेकंड चीज़ कहा कि हिस्ट्री इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन। जो इतिहास है वो सभ्यताओं का संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग सिविलाइजेशन। इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। अच्छा, हवाई जहाज आज हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या हम बैलगाड़ी से चलते हैं क्या? नहीं चलते ना। तो बैलगाड़ी भारतीय संस्कृति का पार्ट था, रथ भारतीय संस्कृति का पार्ट था, और हवाई जहाज वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है, वेस्टर्न सिस्टम का पार्ट है। अरे वो सब बेकार की बातें हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते हो सब बेकार, कोई मतलब। आप बेटा इतिहास पढ़ रहे हो, भारत में इतनी गरीबी थी, कबीले रहते थे, जो जीने खाने के लाले पड़े थे, कहाँ से हवाई जहाज बन गया? क्या बात कर रहे हो आप? इतिहास इसलिए तो आप पढ़ रहे हो कि सच्चाई समझो। ना कभी भारत सोने की चिड़िया था, ना है अभी। भविष्य में हम लोग मेहनत करके बना लें तो बात अलग है। आज जब इतने, लूटता कौन है? जिसके पास होता है वो लूटता है। लेकिन गांव में गरीब की जमीन भी तो ठाकुर कब्जा कर लेते हैं, जमींदार। तो कॉलोनी का मतलब क्या था? वही तो, आप कमजोर थे इसलिए पर कब्जा हो गया, ठीक है। डकैती पड़ती है जो होते हैं, वो कब्जा किस पर होता है? कब्जा कमजोरों पर होता है। डकैती अमीरों पर पड़ती है, चोरी अमीरों के यहाँ होती है। तो अमीरी के नाते भारत पर कब्जा नहीं हुआ है, बल्कि हम लोग कमजोर थे इसलिए कब्जा हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो हार्टिंगटन कह रहा है वो यही बात कह रहा है कि सभ्यताओं का संघर्ष है। हम लोग स्वेच्छा से उस कल्चर को स्वीकार कर लेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ऐसा है कि नहीं है? वो कहता है कि मानो ना मानो हम उस चीज को स्वतः स्वीकार कर लेंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। पश्चिम की संस्कृति को हम लोग मान रहे नहीं मान रहे? वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे मना रहे हैं सारा। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हम ज़्यादा उसकी यूटिलिटी मानते हैं, या उसको ज़्यादा चीज चीज मानते हैं। तो वो कहता है जेम्स हटिंगटन कि वास्तव में इतिहास सभ्यताओं का संघर्ष है। क्या है? वही धर्म बचेगा, वही संस्कृति बचेगी, वही सभ्यताएं, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम बचेगा जो कहीं ज़्यादा व्यवहारिक और तार्किक होगा। उसको लोग स्वीकार करेंगे और अपनी चीज़ों को लोग छोड़ दें। गाँव में आप चले जाओ तो क्या पश्चिमीकरण का प्रभाव है कि नहीं है? सोचने ओचने का तरीका बदला है कि नहीं बदला है? जैसे जैसे संचार क्रांति हो रही है, संचार युग आ रहा है, वैसे वैसे हर चीज़ हर आदमी के पास पहुंच रही है। तो अफ्रीका की हम लोग कोई चीज़ स्वीकार कर रहे हैं क्या? जो हमसे कम विकसित हैं, क्या उनकी चीज़ स्वीकार करते हैं क्या? किसकी करते हैं हम? उच्च हैं। तो वास्तव में
सुपीरियर और इंफीरियर सिविलाइजेशन आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और कन्फ्लिक्ट में कौन जीत रहा है? सुपीरियर। और धीरे धीरे क्या होगा कि मोनोटोनस कल्चर बनता चला जाएगा, मोनोटोनस सिस्टम बनता चला जाएगा। हमारे कोई हम लोगों के परंपरागत मेले त्योहार, परंपरागत ड्रेस बचा है क्या? है? परंपराएं बची हैं क्या गाँव में? नहीं तो फेस्टिवल में भी आप देखिए मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, लेजर लाइट लगती है, उसको प्रोफेशनल बना दिया गया है, वीआईपी दर्शन होता है। क्या वो ट्रेडिशनल चीज़ें बची हैं क्या, कि मिट्टी से ला करके बनाते थे, उसमें एक परंपराएं होती थी, पवित्र करते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे उसको, वो तो नहीं बचा ना। एवरी कल्चर एंड फेस्टिवल इफेक्टेड बाय द वेस्टर्न सिस्टम। मॉडर्नाइज हुआ है नहीं हुआ है बताइए आप मुझे। कोई भी मेला त्योहार जो होता था, हम अच्छी तरह से याद है, हम लोग छोटे छोटे थे, गुड़ की जलेबी आती थी, गुड़ की चाय पीते थे। कहीं दिखता है क्या आपको? चीनी भी और भी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं। तो कहने का मतलब है, ये बिल्कुल सही कह रहा है बडिंगटन कि वास्तव में जो सभ्यताओं का संघर्ष है वो लगातार जारी है। अच्छा, अगर ईरान को अमेरिका जीत लेता है, इजराइल जीत लेता, तो ईरान में किस तरह का सिस्टम बनता? जो अमेरिका चाहता वैसा बनता। इराक में कैसा सिस्टम बना, जैसा अमेरिका चाहता था। रसिया अगर यूक्रेन को जीत ले तो कैसा सिस्टम बनेगा? अगर पाकिस्तान को भारत जीत ले तो कैसा सिस्टम बनेगा, जैसा भारत चाहेगा। दिस इज टोटली द कंफ्लिक्ट अमंग द सिविलाइजेशन। वही सिविलाइजेशन सर्वाइव करेगा जो ज़्यादा रेशनल होगा। वो चाहे फोर्सफुली हो रहा हो, चाहे सेल्फ हो रहा है ना। यही बात तो अटेंगटन कहता है। मैम इस व्यक्ति को आज ये सबसे ज़्यादा व्यवहारिक क्यों है, आज इतिहास में ये क्यों चलता है? क्योंकि इसने बिल्कुल सही बात बोली है। इसकी बात काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। आगे बढ़ते हैं। सोर्स टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का अध्ययन कैसे किया जाए? अगला, सोर्स टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री। कैसे किया जाए? देखिए ध्यान दीजिए, अब इसकी स्टडी की बात आई सामने। तो जब इतिहास के दो पार्ट हैं, एक इसका क्रिएटिव पार्ट है और एक इसका फिजिकल पार्ट है, और सबसे बड़ी समस्या हम पास्ट की स्टडी कर रहे हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं? तो पास्ट की स्टडी जब हम करेंगे, प्रेजेंट में तो हमें सारे सबूत मिल जाते हैं, बट पास्ट के साथ समस्या है कि लैक ऑफ एविडेंस। क्या होता है? लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर द हिस्ट्री, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, लिखना पड़ेगा। और एक हम इमेजिन करते हैं, लिखना पड़ेगा, इमेजिन। द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज on the basis of two parts, number one imagine and number two scientific study. Scientific study and imagine. Scientific study and imagine. Scientific study consists two part, इसके भी दो भाग हैं। अगर हम किसी फॉसिल का, कोई जीव जंतु कितना पुराना है, उसकी स्टडी करेंगे तो कार्बन डेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन डेटिंग, देख लो, ये बायोलॉजिकल स्टडी के लिए होता है यूज। और दूसरा यूरेनियम डेटिंग। जैसे स्टोन कोई पाया गया, ठीक है, किसी उसमें लगा है, कोई फिजिकल पार्ट उनका पाया गया, तो उसकी स्टडी कैसे होती है? यूरेनियम डेटिंग्स। तो कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग से डेट डिसाइड होता है। क्या होता है? डेट पता लगता है कि कौन सी सिस्टम कितना पुराना था, ठीक है। बट जैसे सपोज करो कि एक यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, और यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है। इतने ही सबूत पाए गए हमारे पास। सिस्टम के 7 पार्ट थे बट 4 ही पाए गए, और चारों भी कंप्लीट नहीं पाए गए।
तो किसी सिस्टम को हम कंसिस्ट कैसे करेंगे, इस सिस्टम को हम कैसे करेंगे? तो जो ये तीनों गोले लगे हुए हैं, ये क्या है? ये दिस इज इमेजिन। ओके, तो इतिहास क्या है? दो पार्ट से बना हुआ है। किसी सिस्टम के बारे में जब हम सोचते हैं तो जो हमारे पास सबूत होता है वो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं। प्लस इस साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो इतिहास पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, बिकॉज इसमें इमेजिन भी, और इतिहास को हम 100% सही भी नहीं मान सकते। मान सकते हैं क्या? इमेजिन तो किसी व्यक्ति की इमेजिन है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इतिहास को हम 100% प्रूव नहीं कर सकते। इतिहास के पढ़ने के दो तरीके हैं। सोर्स इसके पास दो है, एक साइंटिफिक स्टडी है और एक इमेजिन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, काल विभाजन, इतिहास का विभाजन, डिवीजन, डिवीजन ऑफ द एरा। हम युग का विभाजन करते हैं। थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी में जा रहा हूँ, ज्योग्राफी से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी में हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में मोटे मोटे 5 एरा हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ठीक है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। पहले प्री पैलियो, ये ज्योग्राफी के काल हैं। पैलियो, प्री पैलियो, मेसो, और नियो। एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है? नियोलिथिक। क्या पढ़ना है? नियो इरा। नियो जो इरा स्टार्ट होता है वो 50 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है। कहाँ से? बिफोर। इस समय पृथ्वी क्या थी? इस समय पृथ्वी आग का गोला थी। यहाँ पर पैलियोग्राफ में जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो जितने रॉक्स वगैरह का डेवलपमेंट होता है, माउंटेन वगैरह का डेवलपमेंट होता है, वो होता है। पहली बार आपको पता है कि पैलियोलिथिक काल में जो है समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हुई, यूनिसेलर, एक सेल वाले जीव बने। ठीक है, और बंदरों की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो मेसोलिथिक काल में मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? लेकिन इनका जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो न्यूलिथिक काल में हुआ, यानी 50 लाख वर्ष पूर्व से मानव की उत्पत्ति ट्रेस की जाती है। और जो मॉडर्न मैन है, आधुनिक मानव है, जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, ठीक है, वो लगभग 50,000 वर्ष पूर्व से मानी जाती है। कितने वर्ष से? बिफोर 50,000 ईयर एगो, 50 लाख वर्ष पूर्व से आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें से भी आप डिवीजन करते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें दो काल है, जो 50,000 वर्ष पूर्व है। इसमें 50,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 40,000 वर्ष पूर्व तक, इसको बोलते हैं होलोसिन। क्या बोलते हैं? ये इसका पीरियड है, होलोसिन। ठीक है, और जो ये आपके 5 इरा हैं, इसमें 4 एपो, युग का नाम सुना? युग, वो कलयुग सतयुग नहीं है ये। इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी कहते हैं ज्योग्राफी में। तो मानव की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? क्वार्टरनरी में मानी जाती है। टर्शियरी में तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, क्वार्टरनरी में किसकी उत्पत्ति हुई? और मानव की उत्पत्ति कितने लाख वर्ष में मानी जाती है? 50। और 50 में भी 50,000 वर्ष में क्या मानी जाती है? आधुनिक मानव, जो बुद्धिमान मानव है। इससे पहले बुद्धिमान मानव नहीं थे, वो मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कि उसका नाम क्या था। तो हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? लिखते चले जाओ कि द origin of the human traced, the origin of the human traced in न्यू न्यू इरा, न्यू इरा, ERA, न्यू इरा में कौन सा इपो है? इपो
क्वाटरनरी, क्वार्टर से बना हुआ है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बिगेन बिफोर 50 लाख ईयर एगो, जो 50 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। 50 लाख ईयर एगो, 50 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ ये, कोई समस्या तो नहीं। और 50 लाख में भी इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, होलोसिन और नियोसिन। देख लो अगेन, क्वाटरनरी डिवाइड इन टू पार्ट्स, होलोसिन एंड नियोसिन। होलोसिन में क्या बने? होलोसिन में नॉन वाइज बुद्धिमान मानव थे, बंदर थे, एप्स लिख लो, एप, एपी, एप। 50 लाख वर्ष कौन सा है? एप, बंदर आए, ठीक है, जिसको हम लंगूर कहते हैं, ठीक है। और जो आधुनिक मानव आया वो कब आया? 50,000 वर्ष पहले आया, 50,000 ईयर एगो। और ये 50,000 वर्ष पूर्व जो पूर्व है, इसमें से 50 से 40 लाख वर्ष पूर्व जो है, सॉरी 50 से 40, ये तो लिथिक सिविलाइजेशन था, ये पत्थर कालीन सभ्यता थी। लिथिक सिविलाइजेशन, लिथिक सिविलाइजेशन है। लिथिक सिविलाइजेशन को हम कोई सिविलाइजेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि वो क्या है? प्री हिस्टोरिक आता है। किसमें आता है? केवल 10,000 वर्ष पहले, जब नदी घटी, मैंने आपको बताया था कि वैसे बहुत ब्लर डिवीजन है, इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम दिखने लग जाता है, बट फिर भी जहाँ पर हम सिस्टम को ट्रेस नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, उसको हम प्री हिस्टोरिक में रखते हैं। इसमें रखते हैं जहाँ से सिस्टम को हम टोटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हम हिस्टोरिक में रखते हैं, ठीक है। बट इसमें जब हम डिवीजन करते हैं तो 50,000 से 40,000 वर्ष को क्या बोलते हैं? ये लिथिक सिविलाइजेशन है। और जो सिविलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन का युग शुरू होता है वो 10,000 वर्ष पूर्व से शुरू होता है, बिफोर 10,000 ईयर एगो लिखना पड़ेगा। सिविलाइजेशन एरा स्टार्ट फ्रॉम 10,000 ईयर एगो। इसको क्या बोलते हैं? नियोसिन। क्या बोलते हैं इसको? NEO, नियो, CENE, नियोसिन। तो ज्योग्राफी का जो नियोसिन पार्ट है, वही इतिहास, वहीं से इतिहास शुरू होता है। तो टोटल सिविलाइजेशन कितना हो गया? 10,000 उधर, 2,000 इधर, 12,000 ही तो हुआ, और 25 साल इधर हो गया। तो अब ये तो एस्टिमेटेड है, मान कितना चलो 12.5, 12,000 साल पहले से ही तो सिविलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। उससे पहले तो कोई सिविलाइजेशन था ही नहीं, धरती पर जीव जंतु थे लेकिन मानव नहीं था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो जो हम एरा का डिवीजन करते हैं इतिहास में, ठीक है, जो डिवीजन किया जा रहा है उसके दो पार्ट हैं, एक प्री हिस्टोरिक और एक हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। देखिए जब हम प्री हिस्टोरिक की बात करते हैं तो इसमें लिथिक सिविलाइजेशन आती है, पत्थरकालीन सभ्यताएं, लिथिक, फिर मेटेलिक सिविलाइजेशन आता है, मेटालिक सिविलाइजेशन, इसको ब्रॉन्ज, क्योंकि उस समय ब्रॉन्ज ही मेटल था, ठीक है, कॉपर, तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ट्रांसह्यूमन सभ्यता बोलते हैं। और इसके बाद आता है फिर रिवर वैली सिविलाइजेशन। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ही चीज़ किसी सिस्टम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसी के नाम पर सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है। जैसे यहाँ पत्थर, यहाँ पर मेटल, और यहाँ पर, ये तीनों ही सिस्टम को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए इनके नाम पर सिविलाइजेशन का नाम हुआ, ठीक है। हिस्टोरिक सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं अगर,
तो इसके भी 4 पार्ट हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, इसको एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, प्राचीन भारत। मिडाइवल, ये मुस्लिम कल्चर था, ये हिंदू कल्चर था। देखो यहाँ कल्चर प्रभावित करने लग गया, क्या करने लगा? कल्चर। हिंदू कल्चर, एंशियंट, मुस्लिम कल्चर, मिडाइवल एंड क्रिश्चियन कल्चर। ये मॉडर्न हो गया, क्रिश्चियन कल्चर हो गया मॉडर्न। अगला पोस्ट मॉडर्न। 1947 के बाद हम कहाँ आ गए? पोस्ट मॉडर्न में आ गए, ठीक है। और आज जो हमारा जो कल्चर है, ठीक है, वो पोस्ट मॉडर्न है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ना तो केवल हिंदू धर्म है, ना ही केवल मुस्लिम धर्म है, ना क्रिश्चियन, सबको मिला करके हमने एक कल्चर बनाया है, ठीक है, मिक्स कल्चर। तो पोस्ट मॉडर्नेशन क्या है? मिक्स कल्चर है। कंपोजिट कल्चर इसको बोलते हैं, इसका नाम लिख लो, कंपोजिट। मेल्टिंग कल्चर, दो शब्द है, कंपोजिट एंड मेल्टिंग। इसको समझ लीजिए कि क्या होता है। तो आज की हमारी युग चल रहा है, ये हिंदू संस्कृति है, ये मुस्लिम संस्कृति है, क्रिश्चियन है, ये अदर्स है। चारों को एक साथ गला लिया, ये सारे मेटल को एक साथ गला लोगे तो एक नया मेटल बनेगा, नहीं बनेगा? तो मेल्टिंग कल्चर का मतलब समझते हैं कि हमने सबको गला करके एक संस्कृति बना दी, मेल्टिंग है। और दूसरा हमने क्या किया, कंपोजिट कर लिया। कभी कभी आप देखिए कि जब गल नहीं पाते तो चीज़ों को बिठाना पड़ता है, तुम यहाँ फिट हो जाओ, तुम यहाँ फिट हो जाओ, तुम यहाँ फिट हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं, कभी कभी हमें सारी संस्कृतियाँ एक साथ दिखती हैं, और कभी कभी इन चारों को मिला करके एक नई संस्कृति दिखती है। बात समझ आ गई नहीं आई? तो या तो हमारी संस्कृति जो आज हमारी मॉडर्न सिस्टम है, हिस्टोरिकल सिस्टम है, या तो कंपोजिट है, या तो मेल्टिंग है। बात समझ आ गई? नहीं समझ बात? कभी कभी आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब एक साथ देखते हैं, कभी कभी क्या देखते हैं, तीनों कल्चरों को मिला करके एक नया कल्चर आ गया। ये बात समझ आ रही है? यानी कभी कभी हर चीज़, सारी संस्कृतियाँ एक साथ दिखती हैं, सारी संस्कृतियों के दर्शन एक साथ होते हैं, और कभी कभी उन सबको गला करके एक नई संस्कृति आ गई। तो पूरे भारत में 1947 के बाद से जो नई संस्कृति आई है, उसको एक लाइन में क्या बोलोगे आप? कंपोजिट एंड मेल्टिंग कल्चर। तो मॉडर्न इंडिया की क्या विशेषता है? 1947 के बाद की जो हमारी संस्कृति है, उसकी क्या विशेषता है? मेल्टिंग और कंपोजिट। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी संस्कृतियों की पहचान बनी रहे। ये क्या है? कंपोजिट। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारी संस्कृतियाँ एक साथ गल करके एक नई संस्कृति आ जाए। आगे सुने, आगे बढ़े। देखिए, तो ये तो हो गया हमारा इरा डिवीजन, काल का विभाजन हो गया, ठीक है। अब आप हेडिंग डालें, प्री हिस्टोरिक एज जो है हमारा, इसमें लिथिक एज, प्रागैतिहासिक काल में पत्थरकालीन सभ्यता, पत्थरकालीन सभ्यता। इसके 3 पार्ट हैं, पैलियोलिथिक, पैलियो, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये कल चलेगा क्लास में, ठीक है। आज समझ में आया? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? इसको बंद कर दिया, ऑफ कर दीजिए। आज थोड़ा लेट हो गया, मैं कल 9:30 बजे आ जाऊँगा, ठीक है।